पिछले क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कुछ चीजें आपको बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारे सेल का ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि रिस्पिरेशन श्वसन में हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है श्वसन में हेल्प करता है। श्वसन से क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी उत्पन्न होती है। तो कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, और वह एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वह रिस्पिरेशन नाम के एक प्रोसेस के द्वारा संभव होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बताया था आपको, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि यह एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और वो जो एनर्जी होती है वह एटीपी के फॉर्म में होती है, इसीलिए इसको एटीपी मिल भी कहा जाता है। जैसे हमने देखो यहाँ पर एक एनसीईआरटी का फिगर भी हमने डाला हुआ है ना। तो इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का बताया था कि जो इसका नंबर होता है वह सेल के एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। मतलब सेल जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज्यादा रहता है। जैसे आपको बताए थे कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो एक्टिव सेल होते हैं वह हार्ट सेल होता है। तो हार्ट सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। उसके अलावा अगर हमने बताया था जैसे हम राइट हैंड का ज्यादा यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड का कम करते हैं, तो राइट हैंड में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संख्या होती है वह अलग अलग सेल्स में अलग अलग होती है ना। उसके अलावा बताया था कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, जो बर्ड्स होती हैं उनके फ्लाइट मसल्स में होती है। फ्लाइट मसल्स वो मसल्स होते हैं जो उनको पंख से जुड़े हुए रहती है। तो कुछ बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बताया था। तो इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो होता है, शेप जो होता है वह सिलेंडर होता है ना। जैसे सिलेंडर को थोड़ा सा मोड़ देंगे तो ऐसा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सॉसेज। क्या बोलते हैं इसको? सॉसेज। बताया कि सॉसेज टाइप का जो रेसिपी होती है चाइना में बहुत ज्यादा मशहूर होती है ना। वहां पर इसको बहुत ज्यादा खाया जाता है, उसको सॉसेज ही कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये 2 डायमेंशनल, जो भी हम लोग बोर्ड में पिक्चर बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी का फिगर देख रहे हो यह 3 डायमेंशनल फिगर है ना। जस्ट लाइक ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ऐसे करके। तो इसने क्या किया है, थोड़ा सा काट करके दिखाया है। तो अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है 2 मेम्ब्रेन से घिरी रहती है ना। ये बाहर वाला मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है और ये वाला अंदर वाला मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, जिसमें से बाहर वाला मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और इनर वाला मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद दोनों का परमिएबिलिटी अगर देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो परमिएबल होता है। मतलब वो सॉल्यूट को सॉल्वेंट दोनों को क्रॉस करने देता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वह सेलेक्टिव परमिएबल होता है। मतलब यह वाटर को तो आने देगा बट सॉल्यूट जो होते हैं उसको सेलेक्ट करके आने जाने देते हैं। तो दोनों मेम्ब्रेन का अलग अलग नेचर होता है। उसके बाद दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है थोड़ा सा, और इस स्पेस को कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसको शॉर्ट में पीएमएस बोलते हैं। बहुत सारे बुक्स में आपको इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी लिखा रहता है या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी लिखा रहता है, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड टर्म को इसमें लिखते हैं। उसके बाद दूसरी बात है कि आउटर मेम्ब्रेन ऐसा होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर है या बाहर से होता है। उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सीधी नहीं होती है, सीधी बिल्कुल भी नहीं होती है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड बनाती है। फोल्ड समझते हो? जैसे कपड़ा में ये देखो फोल्ड बना हुआ है ना।
इसी तरह अंदर की ओर फोल्ड बना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनफोल्ड, बाहर की ओर बना रहता है तो आउटफोल्ड, अंदर की ओर बना है तो इनफोल्ड। ये इनफोल्ड होती है, अंदर की ओर फोल्ड होती है। इस फोल्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, है ना। फिजिक्स में भी आप लोग अगर ग्राफ पढ़ोगे, साइनसोइडल ग्राफ, तो आपको इस तरह से, इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलता है, फिजिक्स में पढ़ोगे आप। तो इसमें भी ये उठा हुआ जो भाग होता है इसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। अब इस क्रिस्टी में बहुत सारे क्रिस्टी होते हैं। अब इस तरह होने का क्या मतलब है? इस तरह होने का मतलब ये है कि देखो, ये अंदर की ओर फोल्ड है, अंदर की ओर फोल्ड है। इससे क्या होता है? अंदर का इनर मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एरिया। जस्ट लाइक ऐसे समझिए, जैसे ये एक सीधा सा लकीर है और ये मान लो कोई धागा है, उसके बाद ये भी एक धागा है, तो दोनों धागा में लंबा कौन होगा? ये होगा ना जी। इसको अगर खींचोगे ये क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इतने जगह पे इतना सारा है, इसका मतलब इतने जगह में इतना सारा है। इसका मतलब ये है कि यह सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। तो यहां पर इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग हो रहा है इस तरह से, है ना, यह सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर क्रिस्टी के अंदर देखें तो इसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक लॉलीपॉप स्ट्रक्चर, उस तरह का स्ट्रक्चर बहुत सारे संख्या में प्रवेश पाए जाते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो, ब्राउन कलर से हमने दिखाया हुआ है, ये इसको कहा जाता है ऑक्सीजोम। क्या बोला जाता है? ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम या फिर इसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री पार्टिकल। आपको बताया था, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म चीजों को एलिमेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट। इसीलिए ऑक्सीजोम जो होते हैं इनको कहा जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है। तो यहां पर देखो, हमने ये फिगर बनाया हुआ है ऑक्सीजोम का। ये फिगर किसका है? ऑक्सीजोम का फिगर है। इसको जूम करके बनाया है। तो यहां पर ये वाला पार्ट जो इसका आधार जो है, बेस जो है, ये देखो ये किस पार्ट में आ रहा है? जो खाली जगह है उसी पार्ट में आ रहा है ना। खाली जगह को कहा जाता है पीएमएस। क्या बोलते हैं इसको? पीएमएस। तो यहां इसको इस तरह से बनाया है। तो यहां पर देखो ये पीएमएस है। जो ये पीएमएस वाला पार्ट होता है ऑक्सीजोम का बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और ये जो डंठल जैसा स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है स्टॉक। और यहां पर ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको कहा जाता है हेड। तो ऑक्सीजोम का 3 पार्ट होता है, हेड, स्टॉक और बेस। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑक्सीजोम का यहां पर जो बेस वाले पार्ट में, इस पार्ट को कहा जाता है एफ नोट। उसके बाद ये जो स्टॉक है इसको कहा जाता है F5, F6 पार्ट, है ना। स्टॉक का ये साइन है। उसके अलावा जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट को F1 कहा जाता है, मतलब हेड को F1 भी कहा जाता है। ऑक्सीजोम का बहुत ज्यादा महत्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत, है ना, क्योंकि ऑक्सीजोम के अंदर ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हमने कई बार बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनाया जाता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में बनाया जाता है। तो ऑक्सीजोम ही एटीपी का निर्माण करती है ना। तो इसके हेड पार्ट पर देखो, यहां पर रिएक्शंस होती हैं, है ना, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस, और वह एटीपी के फॉर्म में बदल जाती है। ये जो प्रोसेस है एटीपी फॉर्मेशन, एक चैप्टर है रिस्पिरेशन, प्लांट रिस्पिरेशन, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। और वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाना होता है, और उस स्ट्रक्चर में हमें दिखाना पड़ता है रिस्पिरेशन का कौन कौन सा स्टेप कहां कहां पर हो रहा है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, सेल के अंदर, है ना। और दूसरी बात, यह सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। सबसे बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, और सेकेंड में आता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है।
तो हम लोग ने पढ़ा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड जो होता है क्रिस्टी बोलते हैं, और क्रिस्टी में बहुत सारे सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम कहते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंपार्टमेंट है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें इसके सबस्टांस होते हैं, सबस्टांस के फॉर्म में आप देखोगे तो आयंस होते हैं, कुछ वाटर होते हैं, है ना, कुछ अलग अलग पार्टिकल होते हैं। अब मैट्रिक्स में देखो दो चीजें बड़ा कॉमन होती हैं, इसका डीएनए और इसका राइबोसोम। हमने पिछले क्लास में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों सेल ऑर्गेनल को सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब खुद से आधा कार्य कर सकता है। उसका रीजन ये है कि दोनों के पास डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। क्या होता है भाई, डीएनए और राइबोसोम। आदमी की बात करें, हम लोगों की बात करें, तो हमारे पास अगर पैसा बहुत ज्यादा हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह सेल्स के अंदर अगर किसी के पास अपना डीएनए हो और अपना राइबोसोम हो तो वो क्या होता है, वह एक तरह से स्वतंत्र होता है। बट चूंकि यह सेल के अंदर है तो यह स्वतंत्र नहीं होगा। जैसे हम लोग अपना बात करें, जैसे हम लोग हमेशा जब तक हमारे फादर मदर हैं हम उसके अंडर में रहते हैं। हो सकता है हमारे फादर हमारे किसान हो और हम आईएएस ऑफिसर बन गए, या हम लोग डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस बन गए, तो कितना भी हम लोग एमबीबीएस बन जाए, लेकिन एक हमारा बाउंड्री होता है, फादर और मदर के द्वारा एक बाउंड्री होती है जिसको हम लोग लांग के नहीं जा पाते हैं, और वही बाउंड्री हमें किसी भी गलत रास्ते से जाने से बचा देती है। समझ रहे हैं? तो वही चीज है यहाँ पर। चूंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट है तो सेल पर निर्भर रहेगा, सेल पर निर्भर रहेगा। हम किसी सरकार के अधीन हैं तो हम सरकार पे निर्भर रहेंगे, चाहे हम कितना भी पैसे वाले हो जाए, कुछ ना कुछ अधीन है। गलत काम करेंगे तो क्या होगा, जेल चले जाएंगे। तो यही चीज होती है इनके साथ भी। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, डीएनए। कैसा क्या होता है, डीएनए। और यह डीएनए जो होता है वह डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब होता है एक स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड मतलब होता है धागा, और दूसरा धागा ये डबल स्ट्रैंडेड होती है। ठीक है। और बाकी अगर देखा जाए तो हमारे से कोशिकाओं के न्यूक्लियस में भी डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन ये जो डीएनए होती है यह इस तरह से होती है, ये जो डीएनए होती हैं यह इस तरह से होती है, लीनियर होती हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वह सर्कुलर होता है। कैसा होता है, तो न्यूक्लियस में जो पढ़ाएंगे वो ऐसा होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये भी डबल स्ट्रैंड है, पहला स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड। बायोमोलिक्यूल्स में डीएनए के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। उसके अलावा राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है वह 70S होता है। कैसा होता है, 70S। एस मतलब अभी खाली रट लो, इसको बाद में बताएंगे। राइबोसोम जब पढ़ेंगे एस का मतलब क्या होता है, यह एक तरह का यूनिट होता है। ठीक है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग को पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वह बैक्टीरिया के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जितना स्ट्रक्चर होता है वो सारा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। जैसे बैक्टीरिया में भी 70S राइबोसोम होते हैं, उसका भी अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है ना। इसलिए हमने लिखा था पहले ही क्लास में, इसके पहले लेक्चर में, है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया लुक्स लाइक प्रोकैरियोट इन यूकैरियोट, है ना, मतलब यह बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के जैसा दिखता है ना। उसके अलावा लिखा था सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल। इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, इसलिए यह सेल के लिए कुछ होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए ना आप लोग, इसको लिखना है, इसको लिखना है।
तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को शॉर्ट में एमटी लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली। डबल मेम्ब्रेनस क्या होती है? सेल ऑर्गेनली होती है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबल। और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल। इसको याद रखोगे। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल। परमिएबल बताया था आपको कि यह सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आने दे, इसीलिए इसको बोलते हैं परमिएबल। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। सबका परिभाषा लिखा चुके हैं भाई, डिफिनेशन सबका। सेलेक्टिव मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट को आने दे बट सॉल्यूट जो होता है उसको सेलेक्ट करके आने देता है। जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़े थे, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। उसके बाद दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर membrane is perimitochondrial space, PMS। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? इनफोल्ड बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो लिखेंगे इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स इनसाइड, अंदर की ओर इनफोल्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है। अब क्रिस्टी में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा संख्या में कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं। उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल को ऑक्सीजोम। तो क्या लिखेंगे? क्रिस्टी कंटेन्स न्यूमरस, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में। क्रिस्टी कंटेन्स न्यूमरस स्मॉल पार्टिकल, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजोम। अब ऑक्सीजोम के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि आपके सेगमेंट में कुछ ऑक्सीजोम से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीजोम के बारे में लिख देते हैं। तो ऑक्सीजोम, इसको ऑक्सीजोम का दूसरा नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल। कोई भी दे देगा आपको, कोई भी दे सकता है, या ये बहुत कम दिया जाता है, F1, F0, F1 पार्टिकल। ठीक है। तो ऑक्सीजोम जो स्ट्रक्चर होता है इसका 3 पार्ट होते हैं। इट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। पहला हो गया बेस। तो बेस आप लोगों ने देखा था कि ये जो बेस वाला पार्ट है, एक्चुअली में यह पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से। तो क्या लिखेंगे? इट अटैच टू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बेस के बाद ये वाला पार्ट क्या था? स्टॉक। स्टॉक का हिंदी क्या होता है भाई? डंठल। क्या होता है? फ्लावर वगैरह में होता है ना डंठल, जिसको पेडिसील बोलते हैं। तो स्टॉक है, तो ये हो गया स्टॉक। ठीक है। तो स्टॉक क्या है? इट इज लॉन्ग
टनल पार्ट। देखो टनल इसलिए इसको कहते हैं, जब हम लोग रिस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये जो एटीपी का निर्माण होता है वह एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस इससे मिलकर के होता है। लेकिन इसको बनने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो जो एनर्जी होती है वह हाइड्रोजन से प्राप्त होता है। H+ को क्या कहा जाता है? H+ को क्या कहा जाता है? आप लोग केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है? केमिस्ट्री H+ को क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोजन नहीं कहते, इसको प्रोटॉन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटॉन। है हाइड्रोजन ही, लेकिन हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन क्या होता है, इसी स्टॉक से होकर के पास होती है, और जैसे ही हेड के पास से पास होती है इससे ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण एटीपी का निर्माण होता है। ये इसी का ऊर्जा क्या होता है, जब निकलता है तो एटीपी में चला जाता है। ठीक है, इसी का ऊर्जा एटीपी में चला जाता है। उसके बाद तीसरा जो है वह है हेड या F1 पार्टिकल भी कहा जाता है इसको, है ना। हेड में क्या हो रहा है भाई? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम होती है जिसको कहा जाता है एटीपीएज। एंजाइम आपको बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में पढ़ाएंगे, है ना। एंजाइम्स वैसे पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, बट उस रिएक्शन के दर को बढ़ा या घटा देते हैं। समझ रहे? उस पार्ट के रिएक्शन को बढ़ा या घटा देते हैं। जैसे मान लो हम आपको मोटिवेट कर दिए तो आपका स्टडी दर क्या हो गया? बढ़ गया। या फिर कोई डिमोटिवेट कर दिया तो आपका स्टडी दर क्या हो गया? घटा दिया। वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको क्या किया? उसने ऊपर नीचे कर दिया। वही काम होता है एंजाइम का, रिएक्शन रेट को बढ़ाना या घटा देना। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग को? बस यही याद रखना है, हेड में क्या होता है? एटीपेज एंजाइम की सहायता से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? एटीपी फॉर्मेशन takes place, ATP formation takes place in head in presence of ATPase enzyme। देखो हमारा इस चैप्टर का अगर देखा जाए तो हमारा इस चैप्टर का जो काम है यहीं तक खत्म हो गया। इसके बारे में यहाँ पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो वो भी बनना जरूरी है। लेकिन अगर देखा जाए ये जो पार्ट हमने बताया, ये एक चैप्टर आएगा प्लांट रिस्पिरेशन, उसमें डिटेल में पढ़ोगे, है ना। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, ऑक्सीजोम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। क्या होता है भाई? ये जो एटीपी है ना, यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसे क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या अंतर है दोनों में? मतलब डाई है, मतलब यहां क्या है? मतलब यहां पर जो फास्फोरस है वो कितना है? 2 है। कितना है? और यहां पर फास्फोरस क्या हो गया? 3 हो गया। मतलब एक फास्फोरस बढ़ गया ना, एक फास्फोरस बढ़ गया, है ना। और इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब इतना याद रखिए कि यहां पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वेशन होता है, ऑक्सीजन के इन्वॉल्व होने से इस एटीपी का निर्माण होता है। तो यहां पर थोड़ा सा हम यहां पर ये दिखा दे रहे हैं ऑक्सीजन। O2 मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। O2 मतलब ऑक्सीजन।
तो यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है? जुड़ना। रिलेशन मतलब जुड़ना। फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फोरस का जुड़ना। जुड़ रहा है ना, यहां 2 है, यहां कितना हो गया? 3 हो गया। और किसके प्रेजेंस पे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मतलब यहां पर जो एटीपी बनना है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और दूसरी बात, थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा देखते हैं। हम लोग, आप लोग इसको जानते हो? फोटोसिंथेसिस को जानते हो? फोटोसिंथेसिस या प्लांट में होता है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसकी सहायता से लाइट एनर्जी की उपस्थिति में यह फूड का निर्माण करता है। पौधे फूड का निर्माण करते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंथेसिस के समय भी एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का। जस्ट इसी के तरह से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस, यहां पर भी एटीपेज होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर लाइट होता है। यहां पर क्या होता है? प्रकाश यहां पर होता है। प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर किसके उपस्थिति में हो रहा है? ऑक्सीजन, है ना। यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और यहां पर कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। और फॉस्फोरिलेशन समझ ही रहे हो। तो 2 तरह का फॉस्फोरिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव और फोटोफॉस्फोरिलेशन। कौन कौन सा? ऑक्सीडेटिव और फोटोफॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन मतलब, उसको तोड़ के पढ़िए। फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फोरस का जुड़ना, मतलब एटीपी का बनना। एटीपी का बनना क्या कहलाता है? फॉस्फोरिलेशन। और किस कंडीशन में बन रहा है उसके आगे में वो लग जाएगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो कोई पूछेगा आपको इसका मतलब बताओ, आप क्या बताओगे? फॉस्फोरिलेशन मतलब होता है एटीपी का निर्माण होना, और फोटो मतलब लाइट की उपस्थिति में, ठीक है। समझ रहे हो ना जी? अरे समझ रहे हो? तो इसको यहां पर लिख रहे हैं ऑक्सीडेटिव phosphorylation takes place in oxygen। इन ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम में ऑक्सीडेटिव। बता देगा ना कोई भाई इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? फॉस्फोरिलेशन मतलब एटीपी फॉर्मेशन, इसका मतलब एटीपी फॉर्मेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसमें अभी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, दिमाग नहीं दौड़ाना है, क्योंकि इस चैप्टर का नहीं है, या श्वसन वाले चैप्टर में है। लेकिन इस पॉइंट को याद रखोगे क्योंकि आपके असाइनमेंट में चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चन है, इस चैप्टर में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो हम कहाँ चल रहे थे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी है, क्रिस्टी में क्या होते हैं? ऑक्सीजोम होते हैं। और ये इसको अगर अभी पूरी तरह से नहीं भी याद करोगे तो प्लांट रेस्पिरेशन में इसको फिर से पढ़ना होता है, लेकिन याद करना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन असाइनमेंट का नहीं बनेगा। तो आगे की ओर चलते हैं, क्रिस्टी से निकल करके अंदर की ओर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो सबस्टांस होता है, इनर सबस्टांस को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। तो अगला पॉइंट क्या लिख रहे हैं भाई? इनर सबस्टांसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मैट्रिक्स में। अब देखो मैट्रिक्स में होता क्या क्या है। ये मैट्रिक्स वाला पार्ट दिख रहा है आपको, है ना? इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले बात, सर्कुलर डीएनए लिख देंगे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम होता है इसमें, सर्कुलर डीएनए लिख देंगे। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, मतलब रिस्पिरेशन होता है। तो श्वसन के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और वो सारा का सारा एंजाइम जो होता है वह मैट्रिक्स में ही होता है। सारा का सारा एंजाइम क्या होता है? मैट्रिक्स में होता है। बस एक एंजाइम को छोड़ करके, एक एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम इसीलिए लिख रहे हैं, ये आपको रटना है अभी से, वहां आसानी होगी। पूछा जाता है कि देखो भाई, कोई अपवाद होता है तो उसको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सभी बच्चे को, जैसे आप लोग नीट दोगे तो सबको पता होता है कि रिस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वह मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है? लेकिन हाँ, अपवाद पूछ देगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ये कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल में। इस मेम्ब्रेन में ये फंसा हुआ रहता है। और बाकी सारा एंजाइम कहाँ होता है? मैट्रिक्स में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी सब में क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में, है ना? याद है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मिस्टेक्स हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखना पड़ते हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं हम दूसरे पेन से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मैट्रिक्स कंटेंस। मैट्रिक्स कंटेंस क्या क्या? एंजाइम्स फॉर रिस्पिरेशन। श्वसन के लिए एंजाइम। लेकिन अपवाद कौन सा है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पूछा गया है। कुछ कुछ चीजें वो पूछ देता है, तो हम लोग को सब कुछ सब तरह से मजबूत होना पड़े। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं शॉर्ट में, है ना? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहां पर इनर मेम्ब्रेन लिखे हैं, तो इसको कहा जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और बहुत फेमस सिनोनिम्स है यह, ठीक है? इसको पढ़ लोगे ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सबसे पहला बात एंजाइम्स, दूसरा बात सर्कुलर डीएस। डीएस वहां पर फुल फॉर्म लिखे हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद राइबोसोम कैसा होता है? 70S राइबोसोम, ठीक है? राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल ही होता है। और राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहां पर प्रोटीन का भी निर्माण होगा मैट्रिक्स के अंदर में। लेकिन प्रोटीन निर्माण के लिए सामान चाहिए। क्या चाहिए भाई? सामान चाहिए। जैसे आपको चाय बनाने के लिए सामान चाहिए, है ना? चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, है ना? हीट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो प्रोटीन बनाने का मशीनरी भी आपको यही मिल जाएगा। प्रोटीन बनाने का मशीनरी भी मैट्रिक्स में ही मिल जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर में, है ना? उसको बनाने का बहुत सारा मशीनरी होता है ना? राइबोसोम होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है ना? उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर होता है ना? टर्मिनेशन फैक्टर होता है। वो सारा चीज होता है जो यहाँ पर होता है। चौथा पॉइंट क्या लिख रहे हैं भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद क्या लिख रहे हैं? प्रोटीन
फार्मिंग, फार्मिंग मतलब क्या होता है? बनाने वाला, है ना? प्रोटीन फार्मिंग मशीनरी, प्रोटीन फार्मिंग मशीनरी। तो चारों पॉइंट याद रखोगे आप मैट्रिक्स के लिए, एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन बनाने की मशीनरी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स वाला पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स वाला पार्ट हो गया। उसके बाद बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब होता है बनना, जेनेसिस मतलब बनना, और बायो मतलब लिविंग्स में। तो आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि हमारी कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया बना सकती है। क्या कर सकती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो सकती है। जैसे आपको कैसे बताया, अब जैसे हम इस हाथ को ज्यादा यूज करते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, इनकी कोशिकाओं में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, इसमें कम है। लेकिन हम क्या करें, इसको काम करना बंद कर दें और इसको ज्यादा यूज करने लगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा ना। कैसे बढ़ेगा? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बढ़ता है? डिवीजन करके। कैसे? और डिवीजन जो होता है उसको बोलते हैं फीजन। क्या बोलते हैं? फीजन बोलते हैं। तो क्या लिख रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फीजन, है ना? एक और चीज है, 70s राइबोसोम होता है सेल के अंदर। अगर मेमल्स में देखा जाए तो मेमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में 50s राइबोसोम होता है। इसको भी लिख देते हैं, मेमल्स माइटोकॉन्ड्रिया हैव 55s राइबोसोम। एस क्या है, 55 क्या है, इसको आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, राइबोसोम में हम लोग पढ़ लेंगे। 70s क्या होता है, 55s क्या होता है, तो इसको याद करना, आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल सकते हैं। या फिर आप लोग देखते हैं शुरुआत में क्या होता है कि अलग अलग बुक्स को बनाते हो, तो वैसा नोट्स होना चाहिए ना कि कोई भी बुक्स हम लोग बना सके, कंफर्टेबल हो। बनाता है, बहुत सारा बच्चा बनाता है, हम जानते हैं। तो मेमल्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या रखता है भाई? 50s राइबोसोम रखता है। ठीक है, तो बायोजेनेसिस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन। इसको याद रखोगे, डायरेक्ट नीट में आया हुआ है ना? माइटोकॉन्ड्रिया किस विधि द्वारा डिवाइड होता है। अब हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर यह क्या फंक्शन करता है? याद रखना, बार बार क्या बोल रहे हैं? सेल के अंदर। बहुत सारा बच्चा के मन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल ही है, हो जाता है ना। तो याद रखिए, सेल के अंदर है ये सब, जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं सब सेल के अंदर है, उस बाउंड्री के अंदर है, ये हमेशा याद रखो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पिरेशन करता है, वायवीय श्वसन करता है। क्या करता है? और श्वसन के द्वारा क्या होता है? एनर्जी का निर्माण होता है। पहले लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है भाई? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना? एरोबिक रिस्पिरेशन व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब देखो, एक छोटा सा हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा,
अभी पढ़ते ही जाते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। देखो श्वसन क्या है, सिंपल भाषा में समझो। हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग भोजन जो करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है ना, और प्रोटीन होता है, और भी कुछ कुछ वाटर होता है, विटामिन होता है, वो अलग बात है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट सब लोग जानते हो, है ना। स्टार्च का नाम सुने होंगे, स्टार्च वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लिपिड फैट जो तेल और डालडा वगैरह में पाए जाते हैं, मसाले में। अब प्रोटीन सभी लोग जानते हो, दाल में, सोयाबीन में, है ना, पल्सेस में पाया जाता है। तो हम लोग इसको जो खाते हैं तो इनका पाचन होता है। क्या होता है इनका? डाइजेशन होता है। क्या होता है इसका? हमारे स्टोमक में, पेट में, इंटेस्टाइन में जाकर के ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, है ना। किस में टूट जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों। जैसे कार्बोहाइड्रेट है यह ग्लूकोज में टूट जाता है, लिपिड है यह आपको फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाता है। समझना जरा, इसको बताने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा। प्रोटीन, प्रोटीन या एमिनो एसिड में टूट जाता है। तो खाना खाने के बाद जो पाचन होता है, पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन मतलब होता है ये जो पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, उनका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, है ना, उनके यूनिट्स में टूट जाना, वही क्या कहलाता है? डाइजेशन। वही क्या कहलाता है? इसको कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है? पाचन। तो पाचन की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, सिंपल भाग में बताते हैं। इसको भी रटने का जरूरत नहीं, खाली समझिए पाचन में क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इनमें से ये सब चीजें जो होती है, ग्लूकोज वगैरह, ये हमारे ब्लड में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ब्लड में। कहाँ चली जाती है? ब्लड में। खाना खाया कहाँ गया? माउथ, ओएसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन होकर के हमारे ब्लड में चला गया। खाना कहाँ चला गया? ब्लड में। खाना कहाँ चला गया? और जो अनपचा पदार्थ था, अनडाइजेस्टेड फूड था, वह एनस के द्वारा बाहर। लेकिन जो पचा हुआ पार्ट था वो कहाँ गया? हमारे ब्लड में। फिर इस ब्लड से कहाँ जाता है? कोशिकाओं में। कहाँ जाता है? कोशिकाओं में। खाना पचने के बाद, अवशोषण के बाद कहाँ गया? कोशिकाओं में। अब कोशिकाओं में इन फूड का क्या होता है? श्वसन होता है, रिस्पिरेशन। क्या होता है? और इसकी सहायता से एनर्जी का निर्माण होता है। तो यह श्वसन दो प्रकार, रिस्पिरेशन दो प्रकार से होते हैं, एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दो तरह से श्वसन हो सकता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन के बिना, है ना। इसलिए इसको अवायवीय श्वसन, इसको वायवीय श्वसन कहते हैं, इसको अवायवीय श्वसन होता है। तो ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। क्या बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया रहता तो हमारे खाने से कोई फायदा था? कुछ नहीं था। हमारे खाने से कोई भी फायदा नहीं था। हम खाना खाते हैं, पचाते हैं, पचा हुआ भोजन ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल में, और सेल में उस पचे हुए भोजन का क्या होता है? श्वसन होता है, और जिससे हम लोग एनर्जी उत्पन्न करते हैं। बिना एनर्जी का हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पिरेशन। किसमें इन्वॉल्व है? एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में या प्रेजेंस में। तो हम लोग ने श्वसन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो जितना आ गया बस आ गया, ज्यादा दिमाग इसमें अभी नहीं लगाना है, बस ये याद रखना है, बस क्वेश्चन बनाना है।
माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा फंक्शन अगर देखा जाए तो हम लोग बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, ब्रीदिंग के दौरान हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और ये हमारे शरीर में जाता है ऑक्सीजन और सेल में श्वसन होता है, श्वसन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। और वो जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। क्या बना रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इसका बैलेंस बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया बैलेंस्ड O2 and CO2 with chloroplast। क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलकर यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करती है, ठीक है। और तीसरा बात जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व्स इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस। पहले इसको लिखते हैं तब बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व्स इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इसका मतलब सिंपल से समझिए, ये कोशिका है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यह जो पार्ट है यह साइटोप्लाज्मा है, और इसी साइटोप्लाज्मा में आपका क्या है, फेवरेट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहां पर लिखें इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है जो अनुवांशिक लक्षण होता है माँ बाप से बच्चों में जो गुण होते हैं, उसी गुण को जाने की क्रिया को कहा जाता है इनहेरिटेंस, ठीक है। मेनली जो माँ बाप से बच्चों में गुणों को ले जाता है वह न्यूक्लियस ले जाता है। कौन ले जाता है, न्यूक्लियस। माँ बाप से बच्चों में जो प्रॉपर्टी है वह न्यूक्लियस लेके जाता है। लेकिन कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें भाग ले लेता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहर, न्यूक्लियर मतलब होता है न्यूक्लियस के, और इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें गुणों का माँ बाप से बच्चों में या पेरेंट्स से लेकर बच्चों में जाने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरेंस मतलब क्या होता है, वैसी विधि, द प्रोसेस in which genetical character transmits from पेरेंट्स मतलब क्या होता है, जनक या माता पिता। ट्रांसमिट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब क्या होते हैं, बच्चे। अरे भाई हम लोग हैं, हमारे पास किसका गुण आया हुआ है, माँ बाप का आया हुआ है, तो वो गुण कैसे आया, समझ रहे हो। वो जो गुण आने की जो क्रिया है, जो विधि है, इसी को क्या बोलते हैं,
इनहेरिटेंस। माँ बाप से बच्चों में जो प्रॉपर्टी जाती है उस जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में मेनली कौन इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियस। कौन इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियस। एक लाइन और लिखते हैं, न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस। न्यूक्लियस क्या करता है? इनहेरिटेंस में भाग लेता है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? साइटोप्लाज्मा में। कहाँ है? अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब साइटोप्लाज्मा के द्वारा इनहेरिटेंस होना। साइटोप्लाज्मा के, अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। क्या है? डीएनए ही तो गुणों को माँ बाप से बच्चों में लेके जा रहा है। तो मेनली डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो हमेशा 90.99% जो गुण होते हैं वह न्यूक्लियस लेके जाता है माँ बाप से बच्चों में। लेकिन कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी इसमें भाग ले लेता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मिक। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मा में, वहां से इनहेरिटेंस हो रहा है। या फिर देखो ये क्या लिखा हुआ? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर से इनहेरिटेंस होना। है ना। तो जो चीजें आ रही हैं उसको पढ़ते जाना सही है ना। मानते हैं अभी आपका अभी स्टार्टिंग का क्लास है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अभी आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा भाई। जब हम लोग पढ़ते थे 2005-06 में, जब एलएन में पढ़ते थे 2006 में, तो उस समय 7 घंटा का क्लास होता था। 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, और ब्रेक होता था उसमें 15 मिनट का, 15 15 15, तो 7 घंटा होता था। तो 7 घंटा के बाद भी, 7 आवर्स के बाद भी हम लोग लगभग 7 आवर्स पढ़ते थे, स्टडी करते थे। बहुत मेहनत करना पड़ता है। कम मेहनत करोगे सब कुछ आ जाएगा। नीट का जो प्रिपरेशन स्टूडेंट करता है उसका प्रॉब्लम क्या होता है? उसको सब कुछ आ जाता है। मान लो 5 साल 6 साल तैयारी करे, सब आपको याद है, जो भी पूछेंगे बता दोगे। लेकिन वहां क्वेश्चन क्यों गलत हो जाता है? उसका रीजन यही है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार उसको रिवाइज करना है, माइंड में घुमाते जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने अभी लिखा है कि 70S राइबोसोम होता है, उसको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। नहीं तो वहां पर ऑप्शन ऐसा ऐसा होता है ना, उस समय 3 घंटे का टाइम रहता है, उसमें आपका दिमाग जितना चला उतना ही सही है। आपको हो सकता है आप 650 नंबर का पेपर आपके पास माइंड है, हो सकता है 600 भी ना है, सिली मिस्टेक्स। तो उसको बार बार माइंड में रिकॉल करना है। ऐसा ऐसा पढ़ाई होता है। आप लोग जानते हो क्या होता है? हम लोग क्या किया करते थे कि जैसे नोट्स बनाते थे, जैसे आज टॉपिक खत्म हुआ, उस नोट्स को दीवार में चिपका देते थे। मुंह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उस समय उस दीवार को देखते रहते थे। वो रिवीजन हो गया, उसको देखते जाना है ना। तो हम लोगों ने रूम में पूरा सटा हुआ था, पूरा पूरा चैप्टर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, सब एक जैसा। लेकिन नहीं रिकॉल करो कितना भी आ रहा है, हम अगर 1 महीना पढ़ाना बंद कर देना, हमको रिकॉल करना पड़ जाएगा, याद नहीं आएगा। अभी अगर आप लोग फिजिक्स पूछोगे हमसे, 12-15 साल हो गया, फिजिक्स पूछोगे रिकॉल करना पड़ेगा तब याद आएगा। रिकॉलिंग बंद हो गया। अभी बोलोगे कि आप बना के दिखाइए, फिजिक्स नहीं बना पाएंगे, बहुत दिन हो गया, बिना रिकॉल का
कुछ भी नहीं होता, कोई भी लॉ पूछ दोगे अभी नहीं बता पाएंगे। तो वही चीजें हैं, आपको पढ़ना है, माइंड में अगर सोच लिया नीट करना है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जब भी पढ़ाई करोगे, है ना, स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट तरीका ये होता है कि एक एक पॉइंट को माइंड में रखते जाओगे। सेल बायोलॉजी में आगे का भी बहुत चीजें आ जाती हैं, छोटी छोटी चीजें, तो उसको भी देखकर चलना पड़ता है। बना लोगे, अब तो बना लोगे ना, ये तो हमको विश्वास है। अब कहीं पर भी ये अगर लिखा रहेगा कौन इन्वॉल्व है तो ये मार दोगे, हमको तो पता है। हाँ, इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, कंफ्यूजन है, ये हमको पता है, लेकिन ये आपको बस इस चैप्टर में इसको मार देना है। ये पता है, पूरा जेनेटिक्स पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा। क्लास 12 में है जेनेटिक्स, प्रिंसिपल और प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा ये चीज है। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन बनाना है, हमें ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो समझ गए तीनों फंक्शन, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनर्जी, बैलेंसिंग, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होगा, समाप्त हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, है ना, अब अगला जो टॉपिक है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके बाद हम लोग जस्ट इसका ब्रदर पढ़ने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड होता है, पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिड। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ही जैसे होते हैं। एक ही जैसे कैसे होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। क्या है भाई, सेल ऑर्गेनेली है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है ना जी, क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, इनफोल्डिंग किए हुए। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसका इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, सीधा साधा होता है। क्या होता है, सीधा साधा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, फूड को तोड़ना। इसका काम क्या है, फूड को तोड़ करके क्या बनाना, एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, क्या बनाना होता है, एनर्जी। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फूड को फॉर्म करना, फूड फॉर्मेशन। क्या काम होता है, अरे भाई क्लोरोप्लास्ट सुन भूल गए, हरित लवक कहां पाया जाता है, पत्तियों में, पत्तियों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फूड का फॉर्मेशन करना, है ना, फूड का, और इसका काम क्या है, फूड को तोड़ना। क्या काम होता है, फूड का तोड़ना। उसके बाद इसमें अंतर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। हम लोग भोजन कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग को फूड खरीदना हो, चावल खरीदना हो, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के के जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिक्का जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है ग्रेना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ग्रेना। यही है जो फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों मिलकर के फूड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग क्या हेडिंग डालने वाले हैं, प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, पढ़ा है ना, अपना डीएनए होता है सर्कुलर। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है जिसको 70S बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना राइबोसोम होता है जिसको 70S राइबोसोम कहते हैं। समझ रहे? तो देख लो कितना सिमिलरिटी है। ये भी डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन, इसमें भी डीएनए, इसमें भी डीएनए, इसमें भी राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम। ठीक है। और अंतर क्या है? ये फूड को तोड़ करके एनर्जी बनाता है और यह फूड को बना करके एनर्जी उसी में डाल देता है, स्टोर कर देता है ना। तभी तो वही एक किस्सा पता है, कहानी। ये सन है, ये क्या है? सन है ना, सन, SUN। सन का जो एनर्जी आता है वह क्लोरोप्लास्ट किस रूप में बदल देता है? फूड के रूप में। किधर में? फूड। इसी फूड में ATP जमा होता है। फिर इस फूड को हम लोग खाते हैं। खाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करता है? तोड़ देता है श्वसन के दौरान, और तोड़ करके फिर से ATP, सूर्य का एनर्जी या ATP ही हम लोग लास्ट में बना लेते, संचित हो जाता है। तो आप समझ रहे हो, हम लोग का जो ATP है, एनर्जी, वो कहां से आ रहा है? सन से। सन से पहले कौन ले रहा है? प्लांट, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट को हम लोग खा रहे हैं, प्लांट वही फूड है ना, चावल दाल, वही फूड टूट करके फिर से लास्ट में ATP बना। देख रहे हो, साइकिल चलता है ऐसे करके, साइकिल चलता है भाई, बिल्कुल साइकिल। प्लास्टिड्स, अगर हमारी जानकारी से अनुसार अगर सही है तो इसकी जो हिंदी होती है शायद लवक कहा जाता है, शायद लवक ही कहा जाता है। चलो, हिंदी से हम लोग को क्या मतलब है? हिंदी थोड़ा मोरा इंटरटेनमेंट के लिए लिखा जाता है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो, जो भी नाम है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड सबसे पहली बात भाई प्लांट में पाई जाती है, प्लांट की सेल्स में, प्लांट की कोशिकाओं में पाई जाती है, एनिमल में नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद प्लांट के अलावा यह एक और जीव में पाया जाता है जिसका नाम है यूग्लिना। क्या बोलते हैं इसको? यूग्लिना। प्लास्टिड्स का काम क्या होता है? इसका दो काम होता है, या तो पौधों को कलर प्रदान करना, कलर, रंग। पौधों में जो रंग होता है किसके कारण होता है? प्लास्टिड। चाहे वो हरा हो, चाहे लाल हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे ब्राउन हो, है ना, चाहे रेड हो, सारा जो रंग होता है किसके कारण होता है? प्लास्टिड्स के कारण होता है। अच्छा, आप लोग से पूछते हैं, अभी तो आप लोग नए नए स्टार्ट किए हैं, अगर 9th-10th में पढ़े गए, एल्गी नाम सुने होंगे आप लोग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल। तो एल्गी क्या है? प्लांट है कि एनिमल है? पौधा है या एनिमल है? एनिमल है। तो वो तो हरा होता है, एनिमल तो हरा नहीं होता है, लाल भी होता है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, है ना, ग्रीन एल्गी, ये क्या होता है? प्लांट है ना। शैवाल, एल्गी क्या है? प्लांट। अरे आप लोग देखे हो, जैसे हम लोग देखते हो कजली, जो आप लोग जानते हो कजली, जो कजली होता है, काई होता है, वो शैवाल ही है ना। नल उल के नीचे में, है ना, कल उल के पास में हरा हरा सा उग जाता है, वो क्या है? शैवाल है। वही तो है। तो शैवाल क्या है? ये प्लांट होता है। पहले पूछ लिए इसका, क्योंकि ये बहुत आएगा, ये प्लांट होता है। ठीक है। तो प्लास्टिड्स का दो काम है, एक कलर प्रदान करना और दूसरा फूड का स्टोरेज करना। फूड समझते हो? फूड के रूप में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और
प्रोटीन, वो सभी चीजों का स्टोरेज करता है। ठीक है। प्लास्टिड्स पौधों में कहां मिलेंगे आपको? सोचने वाली बात है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्लास्टिड्स पौधों में कहां मिल सकते हैं? पत्तियों में, सीड्स में, बीज में और रूट्स में, जड़ों में। ये तीन जगह प्लास्टिड्स मिलते हैं। कहां मिलते हैं? पत्तियों में, फूलों में, फलों में। दूसरा सीड में, बीज में, और तीसरा रूट्स में। इन सबकी कोशिकाओं में। सबसे पहली बात बोल रहे हैं, कोशिका मत भूलना, क्योंकि ये कोशिका के अंदर होता है। पत्ती बोल रहे हैं तो मतलब क्या समझना, पत्ती की कोशिकाओं में। सीड बोल रहे हैं तो सीड की कोशिकाओं में। ठीक है। रूट बोल रहे हैं तो रूट के सेल्स में पाई जाती है प्लास्टिड्स। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग दो बातें लिखते हैं। सबसे पहली बात, plastids are found in green plants and euglena। यूग्लिना प्लांट नहीं होता है, ये प्लांट नहीं है भाई। यूग्लिना प्लांट नहीं है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा का ही ये प्रजाति होता है। अमीबा नाम सुने हो? तो अमीबा का ही ये प्रजाति होता है, लेकिन इसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है। और ग्रीन एल्गी में इसका, सॉरी, ग्रीन प्लांट में एग्जाम्पल क्या है? सेवाल है ना, ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इसको देख के माथा मत पीटना, है ना, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये तुम लोग एंजियोस्पर्म, ये आप लोग बस अभी नहीं जान रहे हो। प्लांट कितना पढ़ोगे तो ये सबको याद हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्लांट में ये पांचों पार्ट आते हैं, है ना, ग्रुप्स आते हैं, यूग्लिना। दूसरी बात, प्लास्टिड्स का काम क्या है? प्लास्टिड्स गिव्स कलर टू लीफ, फ्रूट, फ्लावर, है ना, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, एंड स्टोर्स फूड। क्या स्टोर करता है भाई? फूड करता है। फूड क्या क्या होते हैं? फूड क्या क्या होते हैं? फूड मतलब दाल भात चावल चटनी चोखा नहीं होता है। यहाँ बायोलॉजी में फूड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च। ठीक है। अब प्लास्टिड्स का प्रकार होता है, तीन प्रकार होता है। बहुत आपके एनसीईआरटी में समझो आधा पेज से थोड़ा सा कम में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में उतना लिख देना मतलब बहुत बड़ी बात होगी। वो तो 10-10 लाइन का एक लाइन में वाक्य बना देता है, ऐसा मतलब शॉर्ट करके लिखा रहता है, कंडेंस्ड करके। और सोचो कि इतना लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, तो प्लास्टिड जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिड्स का टाइप होता है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट, इसी को कहते हैं हरित लवक। इसको क्या बोलते हैं भाई? हरित लवक। और तीसरा जो होता है क्रोमोप्लास्ट, और इसको बोलते हैं, है ना, क्रोमो मतलब होता है ये रंगीन होता है ना, इसको कुछ कहा जाता होगा, लेकिन ये बड़ा फेमस है ना भाई, हरित लवक, हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हवा, और ये विभिन्न रंगों का होता है, और इसमें कोई भी रंग नहीं होता है, कलरलेस होता है। ये कलर्ड होता है, ये भी कलर्ड होता है। 3 प्रकार का प्लास्टिड्स होता है, समझ गए? और इसका बेसिस क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। इसका आधार क्या है? इसका जो आधार होता है टाइप्स ऑफ पिगमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के आधार पर, है ना। थोड़ा सा क्लास को ये करके आपसे कुछ क्वेश्चन बनवाना चाह रहे हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पर आधारित क्वेश्चंस बनवाना चाह रहे हैं, है ना। ये स्मॉल पार्टिकल है ना जिसमें, उसको पहले बनाना है। उसमें से हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3, है ना। तीन बनाना है, 6 बनाना है, उसके बाद 7 बनाना है, उसके बाद 8 बनाना है, 9 बनाना है, है ना। 1 2 3 6 7 8 9 इसको बनाना है, ये इस वाले डीपीपी में। और डीपीपी जो सेकंड है उसको भी बनाना है। उसमें आपका है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
11वां, 12वां, 13वां, 14, 15। तो इसको बनाए पहले डीपीपी फर्स्ट वाला जो है स्मॉल पार्टिकल, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का है। तो प्लास्टिड को अभी छोड़ दे रहे हैं, अभी पढ़े नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इतना बनाओ, इसको स्मॉल पार्टिकल जो लिखा हुआ है ना, उसी वाले डीपीपी को बनाइए, और जो जो इसे नंबरिंग दिए हैं उसी को बनाना है केवल।